स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट हम लोगों के सारे कंपटीशन में जुड़ा रहता है। तो एनसीईआरटी 6 से लेके 8 तक जितनी भी इतिहास के हैं चैप्टर वाइज अपने ज्ञान को आकलन करिए। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए और ये सारे स्थल किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो पहला देख लीजिए, नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो मित्रों ये 6th क्लास का पहला चैप्टर है हमारे अतीत, और उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कंपटीशन में आने की एकदम से संभावना रहती है। तो किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, हाँ हुए हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों से, तो यहाँ से भी आपके प्राप्त हुए हैं। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों से भी प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मित्रों, और कौन से कथन आपके सही हैं। तो देख लीजिए, जो पहला कथन है, नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। तो सही है, हाँ या ना अनुमान लगाइए। तो हाँ सही है। दूसरा, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सही है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये मित्रों ये भी आपका सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ मित्रों, पॉज करके देख सकते हैं। तो लाखों वर्ष पूर्व से ही लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आसपास विशाल जो जंगलों की विशाल संपदा थी उससे परिचित थे। और देख लीजिए मित्रों, नेक्स्ट नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। तो पहला कथन, दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। दूसरा, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। तो आपका क्या होगा? पहला, दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटा है, बिल्कुल बटा है। तो सही व्याख्या आपकी है, तो हाँ है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन सही है। आपका पहला कथन, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ। तो हाँ सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, 5वां, निम्नलिखित किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था? अंग, मगध राज्य, काशी या फिर कौशल? तो जिस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था वो है आपका मगध राज्य। क्वेश्चन 6, भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या फिर आपका 2000 वर्ष पूर्व। तो भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य आपको प्राप्त होता है 2000 वर्ष पूर्व, सी
7th कथनों पर विचार करना है मित्रों। लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो सही है, अनुमान लगाइए। दूसरा, भारत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया। तो पहला कथन गलत, दूसरा भी गलत है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, न कि भूमि प्रदेश के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। 8वां प्रश्न, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो कौन सा? मैन्युस्क्रिप्ट, लेथोस्क्रिप्ट, लोटोस्क्रिप्ट या टेलीस्क्रिप्ट? तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? देख लीजिए। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी होता है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द बीसी का पूर्ण रूप बिफोर क्राइस्ट ईरा होता है। तो ये आपका गलत है। सही उत्तर ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए मित्रों। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी होता है। यह लैटिन के 2 शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जबकि बीसी का पूर्ण रूप बिफोर कॉमन ईरा, क्राइस्ट की जगह कॉमन ईरा है। 10वां प्रश्न सुमेल करने को दिया है। देखिए, बीसी किससे सुमेल होगा? अभी ये आया था बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा सी और सीई कॉमन ईरा डी। ए बी सी डी। 11वां प्रश्न पांडुलिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन आपका, पांडुलिपियाँ सदैव ताड़पत्रों अथवा विंध्य क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। सही है, तो ये आपका मित्रों अनुमान लगाइए गलत। दूसरा, इनमें केवल धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा मिलती है। सही है, तो ये भी आपका गलत। तीसरा, प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो ये सही। चौथा, इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। तो ये सही। 12th, अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों भाषाओं का प्रयोग किया गया? तो यूनानी, प्राकृत, अरमाइक, ब्राह्मी। तो जो अफगानिस्तान के कंधार से अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक का, उस पर जो लिपि प्रयोग में की गई है वो है यूनानी और आपके अरमाइक। यूनानी और अरमाइक। 13वां प्रश्न, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है। ऐसे लेख सदैव काष्ठ जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो सही कथन है। गलत। केवल राजाओं तथा रानियों ने ही अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। तो ये कथन गलत। न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन 14। पहला, पुरातत्वविद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है पुरातत्वविद। सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ये इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये भी सही। तीसरा, ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो ये सही। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। सही। जलीय रूप में बचे अन्न के दानों से लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये भी सही। उपयुक्त सभी तथ्य पुरातत्वविद के लिए सही हैं। 15वां प्रश्न, कथन और कारण का। तो पहला है, इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते हैं। सही है, हाँ कि ना। हाँ सही है। कारण, ये सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये भी सही है और कारण के रूप में भी सही है। कथन और कारण में मित्रों, पहले दोनों कथन के रूप में देखिए और फिर दूसरे प्रयास में कारण के रूप में जानने की कोशिश करिए। 16वां, इतिहासकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए ये प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही। दूसरा, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो ये भी मित्रों सही है। सही उत्तर सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। 17वां का पहला, कृषि का आरंभ लगभग कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। दूसरा, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी में नगरों का उदय 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान समय 2000 वर्ष पूर्व। एटीन्थ, मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, स्टोन हैमर विधि। तो मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण जिस विधि से किया जाता है वो है आपकी कार्बन 14 पद्धति। 19वां प्रश्न, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? हिमालय, विंध्य, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो अलग करता है वो है आपका विंध्य पर्वत। 20वां, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, पुरजहूम। तो चावल का प्राचीन प्रमाण आपका मिलता है कोल्डिहवा। तो ये मित्रों क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर हमारे अतीत से लगभग से 20 प्रश्न थे, जिससे आपको अनुमान लग गया होगा आपने कैसा चैप्टर पढ़ा है। दूसरे अध्याय में सेकंड पार्ट में मिलते हैं, जो टॉपिक रहेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इनमें से क्वेश्चन मित्रों जरूर से आते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।